Assalamu alaikum. Today we will start the third chapter of chemistry, atomic structure. What is atomic structure and what is atom? The word atom is derived from a Greek word atomos. जो एटम का वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है. ग्रीक लैंग्वेज से कौन सा वर्ड लिया गया है? एटोमोस, जिसकी मीनिंग होती है इनविजिबल. इट मीन्स जो एटम है वो इनविजिबल है, जो हमें नज़र नहीं आता. ये सबसे पहले किसने बताया था कि एटम जो है इनविजिबल पार्टिकल है? एक ग्रीक फिलोसोफर थे और डेमोक्रिटस, जिन्होंने ये बताया कि एटम जो है एक इनविजिबल पार्टिकल है. डेमोक्रेटिक्स बिलीव दैट ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल्स नॉन एज एटम्स. जो डेमोक्रेटिक थे उनका ये यकीन था कि जो सारे मैटर से वो एटम से बने हुए हैं और एटम जो है वो एक इनविजिबल पार्टिकल है. उसके बाद डाल्टन ने क्या किया? अज्यूम किया डाल्टन अज्यूम दैट नो पार्टिकल स्मॉलर देन एटम. पहले ये अजम्पशन थी कि जो डाल्टन ने की थी कि एटम से छोटा कोई भी पार्टिकल नहीं हो सकता. उसके बाद डिस्कवरीज हुई कि जो है एटम से भी स्मॉल पार्टिकल्स पाए जाते हैं. वो डिस्कवर हुए. स्मॉल कौन से थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो जिनसे एटम बना है. ये डिस्कवरी डाल्टन ने कहा था कि जो है एटम सबसे छोटा है, मगर उसके बाद जब ये पार्टिकल्स डिस्कवर हुए तो ये थ्योरी या ये अजम्पशन रिजेक्ट हो गई. फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड. जो पहला पार्टिकल डिस्कवर हुआ वो था इलेक्ट्रॉन. पहला सब एटॉमिक पार्टिकल जो डिस्कवर हुआ वो था इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन को फैराडे ने डिस्कवर किया. उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई. फैराडे और विलियम क्रूक्स, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया. उसके बाद जो सेकंड एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुआ वो था प्रोटॉन, जिसको जे थॉमसन ने डिस्कवर किया. और थर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था न्यूट्रॉन, जिसको गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने. इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट पार्टिकल कैरिंग नेगेटिव चार्ज टू इन एन आइटम. इलेक्ट्रॉन जो है इन तीनों में से सबसे लाइटेस्ट है और इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है वो नेगेटिव होती है. और इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने और विलियम और कुक्स ने डिस्कवर किया था. द apparatus used for type of experiment is called a discharge tube. जिस apparatus या जिस इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, उसका नाम था डिस्चार्ज ट्यूब. वो एक ट्यूब की तरह एक इंस्ट्रूमेंट था जिसमें वैक्यूम डाला गया था कि जो है जिस वजह से उसमें कोई गैस ना जाए. फिर एक इलेक्ट्रॉन बीम चलाई गई. एक जगह पर कैथोड रखा गया और दूसरी जगह पे एनोड. जब वहाँ से लाइट पास हुई तो एक जो एनोड है पॉजिटिव चार्ज, वहाँ पे कोई लाइट जा रही थी. जो लाइट वहाँ पे जा रही थी उन्होंने उसको नाम दिया कैथोड रेस. जो रेस जा रही थी, एक डिस्चार्ज ट्यूब था, यहाँ पर एनोड था, कैथोड, और यहाँ पर एनोड. आपको पता है कि नेगेटिव चीज़ हमेशा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है और पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को. तो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव ट्यूब थी और यहाँ पे नेगेटिव, जैसे ही उन्होंने एक रे चलाई, एक लाइट की बीम गुजारी इस ट्यूब से, तो पॉजिटिव की तरफ एक रे जा रही थी जिसको उन्होंने नेगेटिव चार्ज कहा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है. और उस रेस को उन्होंने कैथोड रेस कहा.
और वो जो कैथोड रे थी वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन थी। और जो पॉजिटिव था उसको एनोड कहा और जो नेगेटिव पोल लगाया था उसको कैथोड कहा। एक साइड पॉजिटिव पोल और दूसरी साइड नेगेटिव। जो ये पॉजिटिव था ये एनोड था जिसकी तरफ लाइट रे गई, और ये जो नेगेटिव था ये कैथोड था। प्रोटॉन की कैसे डिस्कवरी हुई? 1886 में गोल्डस्टीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कैथोड रेस की जब डिस्कवरी हुई थी कि कुछ रेस और भी हैं। एक तो ये कैथोड जा रही थी पॉजिटिव की तरफ, तो उसने ये देखा कि जो पॉजिटिव रे जा रही है उसके अपोजिट में भी एक और रे जा रही है जिसको उन्होंने कहा कि ये एनोड है, और कैनाल रेस भी कहा इनको। एक और नाम डाला गया कैनाल रेस। इसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक और रेस प्रेजेंट थी जो कि कैथोड की तरफ जा रही थी। कैथोड मीन्स वो नेगेटिव पोल की तरफ जा रही थी। जो नेगेटिव की तरफ जा रही थी वो पॉजिटिव रेस थी, और जो पॉजिटिव की तरफ जा रही थी वो एक्चुअली नेगेटिव रेस थी जिसको गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया था। दीज रेस वर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये अपोजिट डायरेक्शन में थी, मीन्स इस तरफ ये कैथोड जा रही है और उसकी दूसरी तरफ एनोड जा रही है। In opposite direction to cathode rays, mass of these particles were found equal to proton और simply multiple of these। जो ये रेस थी पॉजिटिव रेस, उनका जो मास था वो प्रोटॉन के इक्वल था। प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। द मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 184। जो प्रोटॉन का मास है वो 184 है या उससे थोड़ा ज़्यादा है। एंड मोर देन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको पहली पॉइंट बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे लाइटेस्ट है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा जो मास है वो प्रोटॉन का है। दीज रेस आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। ये जो रेस दूसरी गई इस तरफ एनोड की तरफ वो पॉजिटिव रेस थी, और ये जो है सॉरी कैथोड की तरफ, और ये जो है नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रही थी। थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को चैडविक ने डिस्कवर किया था। उसने क्या किया था कि उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को, जब बेरिलियम एलिमेंट है उस पर बम्बार्डमेंट की तो एक न्यूट्रॉन, एक रेस डिस्कवर हुई जिसको उसने न्यूट्रॉन का नाम दिया। और जो न्यूट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल है। मीन्स प्रोटॉन का मास है 184 और यही मास जो है वो न्यूट्रॉन का भी है। देन था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसका नाम था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद ये था कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की को अंडरस्टैंड करें। जो एटम के अंदर चार्जेस पाई जाती हैं पॉजिटिव प्रोटॉन की और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की, उनको समझ सके। इस वजह से उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसका नाम था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया कि उसने जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे, अल्फ़ा पार्टिकल्स को थिक गोल्ड फॉयल से पास किया, और उसके नतीजे में एक जो है हीलियम न्यूक्लियाई डिस्कवर हुआ। अगर हम सिंपल कहें कि जो पिछले वाला न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी वो यही थी कि जब हमने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट हम किसी के ऊपर भी करते हैं, किसी पार्टिकल्स के ऊपर या किसी से कहीं क्रॉस करवाते हैं, तो उसके नतीजे में न्यूट्रॉन मिलते हैं हमें। दीज आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई। रदरफोर्ड atomic model. Neil Bohr presented another model of atom in 19
1930। एक और साइंटिस्ट थे नील बोहर, उन्होंने एक और मॉडल दिया था 1913 में, जिसका नाम था क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी ऑफ मास प्लंक्स was used as foundation of model. According to Bohr, revolving electron in an atom does not absorb or emit energy continuously. एक्चुअली क्या होता है, जो ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते हैं तो ये एक शेल से दूसरी शेल पे जंप मारते हैं, फिर एक एनर्जी ली, फिर ये यहाँ से यहाँ पे जंप आए, इसको कहते हैं जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसने कहा था कि जब ये इलेक्ट्रॉन गिर्द ऑर्बिट के इर्द गिर्द गोल घूमते हैं तो वो ना एनर्जी लेते हैं और ना ही वो रिलीज करते हैं। The energy of a revolving electron is quantized as it revolves only in orbit of fixed energy called energy level by him. उसने यही कहा था बोहर ने कि जो है ये जब रिवॉल्व करते हैं, ये इर्द गिर्द जब ऑर्बिट के घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, तब ये ना एनर्जी रिलीज करते हैं ना ही गेन। अगर वो एनर्जी रिलीज या गेन करते हैं तो वो एनर्जी क्वांटा की शक्ल में होती है। जब इन्होंने एक एनर्जी ली क्वांटा, तो ये अब एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और ये दूसरे शेल में जंप करेंगे, जिसको उसने एनर्जी लेवल कहा। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल पहला ऑर्बिट और ये सेकंड एनर्जी लेवल दूसरा ऑर्बिट, मीन्स ये फर्स्ट से सेकंड स्टेप में गए। इसको जो है बोहर ने कहा कि ये एटॉमिक मॉडल है जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट, जब वो या एनर्जी रिलीज करें या वो गेन करें। उसमें जो बोहर ने कहा था उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे कि जो है हाइड्रोजन का एटम है ऑफ अ टिनी न्यूक्लियस हैज़ एन इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ सेक्टर ऑर्बिट, कि जो हाइड्रोजन का एटम है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द गोल घूमता है। ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी इन क्वांटाइज्ड, और हर एक ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। As long as electron remain in a particular orbit, it does not radiate or absorb energy. यही बात थी कि जब तक ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रहेगा, ना ये एनर्जी गेन करेगा न लूज करेगा। The energy is emitted or absorbed when an electron jump or n from one orbit to another. जब ये इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाएगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी गेन करेगा। When an electron jumps from lower orbit to higher, it absorbs energy. When it jumps from higher to lower, it radiates energy. कि जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा तो ये एनर्जी गेन करेगा, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। दिस एनर्जी इज ई, और इस एनर्जी को इसने ई का नाम दिया। इसकी एक इक्वेशन बनाई फिर उसने, जिसका नाम था, एक कांस्टेंट दिया एच, प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू थी 6.63। इट मीन्स जो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते हैं एक शेल से दूसरी शेल में जब जंप करते हैं, तो वो एनर्जी इसके इक्वल होती है। इतनी एनर्जी वो लेंगे तब भी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेंगे। वी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट ऑफ अ फिक्स्ड एंगुलर मूवमेंट, कि इलेक्ट्रॉन जो है एक ही साइड पे मूव करते रहते हैं। वेयर एन इज अ क्वांटम ऑर्बिट, क्वांटम नंबर और ऑर्बिट नंबर हैविंग 1 and 2 3 and so on। एन क्या है, ये नंबर ऑफ शेल्स हैं, 1 2। अगर 1 शेल में इलेक्ट्रॉन है तो 1 कहेंगे, 2 शेल में इलेक्ट्रॉन है तो 2 कहेंगे, 3 शेल में है जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड, ये थर्ड। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड में है तो हम कहेंगे N2 है, अगर इलेक्ट्रॉन 3 में तो N3, अगर 1 में है तो N1। ये होते हैं एनर्जी शेल्स।
नेक्स्ट है आइसोटोप्स. Isotopes are defined as atom of an element that have same atomic number but different mass number. Isotopes क्या होते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो मगर मास डिफरेंट हो. कैसे डिफरेंट? जैसे हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 और मास भी 1. सॉरी, अगर हम इसका आइसोटोप बनाएं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा मगर ये मास नंबर अब 2 हो जाएगा क्योंकि इसका मास नंबर डिफरेंट होगा. अगर एक और बनाए तो 1 एटॉमिक नंबर और मास नंबर 3. ये कहलाते हैं आइसोटोप्स. सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स. आइसोटोप्स की एक और डेफिनेशन है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम हो मगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में डिफरेंस हो तो उसे हम आइसोटोप कहते हैं. हाइड्रोजन के जैसे आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के. दे आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. एक का फर्स्ट का नाम होता है प्रोटियम, सेकंड का ड्यूट्रियम और थर्ड का ट्राइट्रियम. जो प्रोटियम होता है उसका प्रोटॉन, उसके पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट. यही बात आ गई जो मैंने अभी आपको बताई कि आइसोटोप्स वही होते हैं जिनका प्रोटॉन नंबर सेम हो मगर न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट हो. तो हाइड्रोजन में भी जो उसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो 1 1 ही रहेंगे मगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होगा तो उसे हम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कहेंगे. कार्बन के भी इसी तरह 3 आइसोटोप्स हैं. कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14. जो 12 है वो तकरीबन 98.9% एग्जिस्ट करता है और जो कार्बन 13 और 14 है वो सिर्फ 1.1% पाया जाता है नेचर में. ऑल ऑफ देम हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड आइसोटोप्स. ये था आज का चैप्टर नंबर 2. दैट्स ऑल.